नमस्कार। नेक्स्ट आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। टॉपिक ऑफ द डे में आज बात करेंगे प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में 150% की वृद्धि पर। साथियों, इसको इकोनॉमिक टाइम्स ने अपने अंक में शामिल किया था और ये इकोनॉमिक सेक्शन के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। जब जब भी इस पर न्यूज बनती है यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछता रहा है, ना केवल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बल्कि मेंस एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा है। आपको पीवाईक्यू के थ्रू दिखाने का प्रयास करूंगा। आइए सीधे चलते हैं न्यूज पर। साथियों, न्यूज ये थी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने पिछले 9 वर्षों में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में 150% की वृद्धि को हाईलाइट किया है। ये पिछले 9 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि है, 150% की ग्रोथ। अब आपको दिखाना चाहेंगे, यूपीएससी ने मेंस 2020 में क्वेश्चन पूछा था, देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों अवसर क्या हैं? खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है? ये प्रश्न पूछा था। 150 शब्दों में आपको उत्तर लिखना था। 10 मार्क्स का था ये। फिर यूपीएससी मेंस ने 2019 में क्वेश्चन पूछता है। अभी 22 का तो हमने दिखाया नहीं, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा था। 2019 में पूछा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना था और ये 15 मार्क्स का था। और निश्चित रूप से मेंस 2024 में क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स के एग्जाम में भी बन सकता है। तैयार रहिएगा इस टॉपिक को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फूड प्रोसेसिंग के विषय में अगर बात करें दोस्तों, तो भारतीय खाद्य बाजार की अपार संभावना है, जो 1.4 अरब डॉलर की घरेलू आबादी और दुनिया भर में लगभग 3 मिलियन भारतीय, लगभग 30 लाख भारतीय प्रवासियों को सेवा प्रदान करता है, उनकी सर्विसेज देता है, जो भारतीय व्यंजनों का आनंद लेते हैं। भारत का कृषि निर्यात कुल मिलाकर के लगभग 53 अरब अमेरिकी डॉलर का था। भारत सरकार ने 2030 तक जीडीपी में अपना योगदान दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए इस क्षेत्र के लिए एक दृष्टिकोण निर्धारित किया है। अब बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के विषय में। दोस्तों, खाद्य प्रसंस्करण से तात्पर्य ये होता है कच्चे कृषि उत्पादों को मानव उपभोग के लिए मूल्य वर्धित, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके उनको फिनिश प्रोडक्ट बना करके वर्धित उत्पादों में परिवर्तित करना। प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण कई प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है, जैसे फसल को काट करके फिर उनकी सफाई करके उनको पैक करके। मान लीजिए कि आपके यहाँ धान उगाया गया है और उसको प्रोसेसिंग करके मशीन में ले जा करके फिर चावल को साफ करके उसको पैक करना अच्छे पैकेट में, फिर उसकी ग्रेडिंग करना, संरक्षण करना, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भेजना स्टोर में। आप देखते होंगे रिलायंस स्टोर में देख सकते हैं, या और भी बड़े बड़े स्टोर हाउस में इस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। आप चिप्स खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, अमूल का हो गया, या दिल्ली में जो प्रसिद्ध है मदर डेयरी हो गया। ये सब प्रोसेस फूड का प्रकार है। इस क्षेत्र का आकार लगभग 300 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। 14%, 6% की वृद्धि की दर से बढ़ते हुए 2025 तक इसके 543 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मुख्य रूप से देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। अगर आपको मैप के माध्यम से इंडिया के दिखाना चाहेंगे, भारत के उत्तर में और पश्चिम में, ठीक है, थोड़ा दक्षिण के एरिया में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में काफी मात्रा में है। अभी नॉर्थ ईस्ट एरिया पूरा बच रहा है, वहां पे भारत सरकार को ध्यान दे रही लगातार। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो क्षेत्र भी फूड प्रोसेसिंग के अग्रणी बनकर उभरेगा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात राज्य इस क्षेत्र में अग्रणी योगदान करता है। हालांकि देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी अपार संभावना है, यानी अनटैप्ड पोटेंशियल है। अगर संभावनाओं की बात करें तो भारत में कृषि भूमि के रूप में लगभग 60.4% भूमि है। भारत फलों, सब्जियों, दूध, मांस, अनाज का अग्रणी उत्पादक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजारों में से एक है। अगर इसकी और संभावनाओं की बात करें तो यहाँ पे कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल, जो कृषि उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता है, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में यहाँ पशुधन उपलब्ध है भारत में, पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रम की उपलब्धता है भारत में। और संभावनाओं की बात करें तो यहाँ विनिर्माण सुविधाओं की व्यापक पहुंच है, बेहतर शहरी ग्रामीण क्षेत्र का जुड़ाव है। इसलिए भारत में अपार संभावनाएं हैं फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में। अब खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के महत्व की बात कर लेते हैं। आर्थिक योगदान क्या हो सकता है? फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र न केवल खाद्य उत्पादन में बल्कि पैकेजिंग में, वितरण, विपणन यानी मार्केटिंग इसको बोलते हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास में रोजगार प्रदान करता है। इसलिए इसका महत्व है। खाद्य सुरक्षा मुहैया कराता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रसंस्करण विधियों में अक्सर रोगजनकों, संदूषकों और खराब करने वाले सूक्ष्म जीवों को खत्म करने या कम करने के चरण शामिल होते हैं। इसमें इनोवेशन है।
फूड प्रोसेसिंग कच्चे माल को संयोजित और परिवर्तित करके विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों के निर्माण की अनुमति देता है। यह नवाचार उपभोक्ताओं के लिए विविध भोजन विकल्पों को भी देता है, निर्यात के अवसर भी मुहैया करवाता है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ अक्सर लंबी होती है और वे परिवहन के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो प्रमुख प्लेयर बन जाते हैं। आप जानते हैं, अगर आप अमूल का दूध लेकर के फ्रिज में उसको रख देते हैं तो आप बड़े आराम से जब तक उसकी एक्सपायरी डेट रहती है यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों की। यहाँ पे अत्याधुनिक अवसंरचना का अभाव है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में होना चाहिए, जो कोल्ड स्टोरेज भारत में होनी चाहिए, वो नहीं है। ये बड़ी चुनौती है। कई खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय छोटे और मध्यम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्षेत्र में संचालित होते हैं, जिनके पास अक्सर अपनी सुविधाओं और मशीनरी के नवीनतम तकनीकी में अपग्रेड करने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी होती है। कोल्ड चेन और भंडारण की कमी होती है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। उद्योग अकुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं, अपर्याप्त भंडारण और परिवहन सुविधाओं और ऋण की वित्त पोषण तक की पहुंच की कमी से भी ग्रस्त है। कच्चे माल का स्रोत एक बड़ी चुनौती है भारत में। फसल की पैदावार में परिवर्तनशीलता, मौसम की स्थिति आप देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण अचानक मौसम बदल जा रहा है। असमय बाढ़ आती है, असमय बारिश होती है, असमय गर्मी पड़ती है, असमय आप ठंडी के मौसम को देखिए, लंबा मौसम खिंच रहा है। ये बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। भू राजनीतिक कारक प्रमुख सामग्रियों की उपलब्धता और लागत को प्रभावित कर सकते हैं। और जटिल रेगुलेशन है। उद्योग रेगुलेशन या लाइसेंसों, परमिटों को एक जटिल जाल के अधीन है, जिसे नेविगेट करना और व्यवसायों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब बात करते हैं कि सरकारी पहल क्या इस दिशा में किए जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन 2012 में केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना और खाद्य श्रृंखला में वैल्यू एडिड करना यानी मूल्य संवर्धन बढ़ाना था। दूसरा सरकारी पहल की बात करें तो मेगा फूड पार्क एक एकीकृत सुविधा है, जो स्टोरेज यानी भंडारण, प्रसंस्करण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बड़ी संख्या में प्लेयरों के लिए मूल्य संवर्धन प्रदान करती है। और मेगा फूड पार्क योजना के अंतर्गत भारत सरकार प्रति मेगा फूड पार्क परियोजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता देती है, ताकि मेगा फूड पार्क का निर्माण कर सकें। मेगा फूड पार्क क्लस्टर दृष्टिकोण आधारित है। इसमें एक स्पष्ट रूप से परिभाषित कृषि, बागवानी प्रसंस्करण क्षेत्र शामिल है, जिसमें अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुविधाएं, सहायक बुनियादी ढांचे और अच्छी तरह से स्थापित आपूर्ति श्रृंखला के साथ है। अन्य पहल की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय सक्रिय रूप से 3 प्रमुख योजनाओं को लागू किया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY जिसको बोलते हैं, प्रधानमंत्री माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना और प्रोडक्शन लिंक योजना बहुत इंपॉर्टेंट है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र के लिए ऑटोमेटिक रूट यानी स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% की FDI अप्रूवल यानी अनुमोदन की अनुमति दी गई है सरकार के द्वारा। कोई भी विदेशी कंपनियां आए और यहाँ पे अपना 100% FDI लेकर के उनको अनुमति दी गई है। अब बात कर लेते हैं भविष्य की राह, वे फॉरवर्ड, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। आप मेंस का आंसर लिख रहे होंगे, इसको बहुत अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिएगा। बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण, उत्पाद ब्रांडिंग, निर्यात उन्मुख रणनीति की आवश्यकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस बुद्धिमान खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। इन केंद्रों में पूरी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी करने की क्षमता होती है, जो खेत से लेकर उपभोक्ता यानी फार्म टू कंज्यूमर की बात कर रहा है। ये यानी फार्म कंज्यूमर F2C मेज तक गुणवत्ता और पता लगाने की योग्यता और परिचालन क्षमता सुनिश्चित करती है। साथियों, ये पूरा अंक आज हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया। आज इस अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट IAS हिंदी के साथ। धन्यवाद।